channel Let's Educrack It. Hope you all are doing well. So today is the day 30 video and the last video of this series MCQ series. So start करते हैं आज का लेसन. So ये जो है हमारा लास्ट जो चैप्टर चल रहा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया विच इज अ पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसका पार्ट 2 वीडियो है और लास्ट वीडियो है इस MCQ सीरीज का. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. विद दिस बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि आने वाले अगले जो हमारे लेसन है उनकी नोटिफिकेशन विद टाइम आपको मिलती रहे. सो हमने जो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस में जो चैप्टर आने वाले हैं टर्म 1 के +2 क्लास में वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा लास्ट लेसन है. होप आपने प्रीवियस लेसन को देखा होगा. अगर नहीं देखा तो उनकी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. विद दिस आप प्लेलिस्ट से भी जाकर चेक कर सकते हैं. वहां पर आपको डे 1 से लेकर डे 30 तक सारी वीडियोस मिल जाएंगी एमसीक्यू सीरीज की हेडिंग में. सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. तो 5 क्वेश्चन हमने कल किए थे. आज हमारा जो लेसन है उसमें हम 10 एमसीक्यूज करेंगे और ये चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे. सो जो आज का हमारा चैप्टर है तो देखिए एक हमारा पॉवर्टी का चैप्टर हो गया और दूसरा ये चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो चैप्टर है. ये दोनों जो चैप्टर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. इनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो जर्नल क्वेश्चंस आते हैं, नॉलेजेबल क्वेश्चंस आते हैं आपके नॉलेज टेस्ट करने के लिए. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है एजुकेशन के रिगार्डिंग. इस चैप्टर से रिलेटेड जो ह्यूमन रिसोर्स का हमारा चैप्टर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन का पार्ट. सो एजुकेशन के रिगार्डिंग आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे मेरी इस वीडियोस में बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक में आपके चैप्टर में ये टॉपिक बहुत रिपीट हुआ है. क्लियर. सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन क्या है? इट कंट्रोल्स एंड गाइड्स हायर एजुकेशन. अब कौन सी चीज है इन ऑप्शंस में से जो कंट्रोल भी करती है और गाइड भी करती है हायर एजुकेशन को? सो इन चीजों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. इग्नो. So option 1 is IGNO. Now option 2 is NCERT. Option C is UGC and fourth is none of these. तो देखिए जो IGNO है हमारी ऑप्शन ए ये रिलेटेड है जो डिस्टेंस एजुकेशन है उससे रिगार्डिंग है. NCERT की अगर बात करें तो आपकी बुक्स के आगे भी NCERT कई बुक्स के आगे लिखा होता है जो आपकी 10th तक बुक्स होती हैं. क्लियर. आपको थोड़ा सा अगर पता हो तो एनसीईआरटी जो स्कूलिंग से रिलेटेड होती है और यूजीसी जो है वो रिलेटेड होती है कॉलेज लेवल से स्टार्ट होकर हायर एजुकेशन तक. सो हमारा जो हमें वो बताना है जो कंट्रोल करता है और गाइड करता है हायर एजुकेशन को. तो हायर एजुकेशन को गाइड करने वाला डिपार्टमेंट है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. सो पढ़ते हैं इनको डिटेल में विद आंसर. तो देखिए हमारा आंसर है यूजीसी. अब यूजीसी जो है उसकी फुल फॉर्म अब देखिए मैंने कल भी बोला था आज फिर से रिपीट कर रही हूँ. इनके फुल फॉर्म जरूर याद करके जाइए. अगर आपको इनकी फुल फॉर्म्स नहीं पता तो पेपर में आपके जो क्वेश्चन है उनके रिगार्डिंग आप अगर हिंट भी बनाना चाहते हो, थोड़ा सा तुक्का भी लगाना चाहते हो तो वहां पर भी गलत हो जाता है. तो इनके जो फुल फॉर्म्स है वो जरूर याद करके जाइएगा क्योंकि कई बार फुल फॉर्म्स भी पूछी जा सकती है क्वेश्चन में. सो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है इसकी फुल फॉर्म है यूजीसी की. वॉज एस्टेब्लिश इन नवंबर 1956. अब ये एस्टेब्लिश कब हुई? नवंबर 1956 से में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा थ्रू एंड पार्लियामेंट थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. अब एक एक्ट बना पार्लियामेंट में उसके द्वारा ये जो है शुरू हुई और ये किस लिए शुरू हुई? फॉर द कोऑर्डिनेशन डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया. अब जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है इंडिया में उसको जो है मेंटेनेंस, उसकी मेंटेनेंस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए यूजीसी को शुरू किया गया. अब यूनिवर्सिटी लेवल पर ही क्या किया जाता है? हायर लेवल ऑफ एजुकेशन को किया जाता है. सो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है कौन सा डिपार्टमेंट? कौन सा? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. HDI इंडेक्स रेट्स ऑल द कंट्रीज ऑन अ स्केल ऑफ. तो देखिए बिग सारे क्वेश्चंस आज के जो होंगे नॉलेजेबल क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन होंगे. बीच बीच में से उठाए गए क्वेश्चन है, बहुत ही अंदर से उठाए गए चैप्टर से. तो आपको जो है इनके रिगार्डिंग पता होना बहुत जरूरी है. HDI जो इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो इंडेक्स है, इंडेक्स रेट है सभी कंट्रीज का कितने से लेकर कितने के बीच होता है.
तो आंसर क्या है इसका, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपको आंसर पता है तो आंसर अपना जरूर साइड में लिखिए, क्योंकि अगर आपको आंसर पता है इससे आपकी नॉलेज चेक होती है कि आपको किस हद तक नॉलेज है, कंसेप्चुअल नॉलेज है। तो इससे आप साथ ही साथ अपना टेस्ट भी दे रहे हैं, ये समझ के चलिए। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी। क्लियर। तो ऑप्शन बी क्या है, 0 to 1। तो देखिए सभी का जो HDI इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसके जो रेट्स है सभी कंट्रीज के किसके बीच में है, 0 to 1 के बीच में है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है, इट इज अ कंपोजिट स्टैटिस्टिक ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम। इसके रिगार्डिंग हमने कल वाली वीडियो में भी बात की थी थोड़ी सी। क्लियर। अगर आपको याद है तो प्रीवियस हमने कल वाले क्वेश्चन में भी, कल वाली वीडियो में भी इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी बात की थी। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सभी वीडियोस के, सभी लेसन्स की जो टर्म 1 में आने वाले हैं। सो देखिए HDI के रिगार्डिंग जो इसका इंडेक्स है ये क्या है, क्या बताता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, पर कैपिटा इनकम के बारे में। ये उनका इंडिकेटर है किस हद तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कंट्री की, एजुकेशन लेवल किस तरह का है, पर कैपिटा इनकम किस तरीके से है, और उनका कंट्रीज का रैंक अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है। क्लियर। अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया फॉल्स अंडर 0.600 टू 0.649। क्लियर। इस रैंक के बीच में है इंडिया का HDI लेवल। क्लियर। उसका इंडेक्स रेट। अब इसी तरीके से अगर कनाडा, USA या ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो वो किसके कहां से लेकर कहां के बीच में, 0.9 to 1 कैटेगरी, वो यहां से लेकर यहां तक है। क्लियर। तो ये अलग अलग कंट्रीज जो है कैटेगरी के बीच में बांटा जाता है, और उनका जो स्केल होता है यू क्या होता है, 0 to 1। ये याद रखिएगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मैच द कॉलम है। तो देखिए मैच द कॉलम से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जरूरी नहीं कि आपके ऐसे MCQs आएंगे और उसमें ऐसा कुछ नहीं आ सकता, मैच द कॉलम टाइप। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब देखिए इसमें 3 चीजें हैं, NCERT, इग्नो, UGC। अब देखिए मैंने पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का उसमें भी आपको बताया था कि NCERT क्या है, इग्नो क्या है, UGC क्या है। अब इसको उसी को याद रखते हुए आपको देखना है कि क्या कौन सी चीज क्या है। क्लियर। अब देखिए अगर हम NCERT को देखें तो मैंने बोला कि ये जो चीज है वो स्कूलिंग से रिलेटेड है। अगर मैं यहाँ पर 3 जो मेरे सामने ऑप्शंस है इनके बीच में मैं डिसाइड करती हूँ कि अगर मैं पढ़ती हूँ तो पहला जो ऑप्शन है वो पढ़ती हूँ, टेक्स मर्जर फॉर द प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब देखिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन से तो वो डिपार्टमेंट रिलेटेड था जो हायर एजुकेशन से था, वो था UGC। तो इट मीन C इज 1। क्लियर। C के सामने किसे लिखना है, 1 को लिखना है। अब नेक्स्ट पढ़ती हूँ तो इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब जो इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसी को इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब देखिए ये डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन से कौन सा रिलेटेड है, NCERT। तो ये हो गया इसका आंसर। तो बचा हुआ आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधा हो जाएगा आपका ये आंसर, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। इग्नो जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रमोटिंग ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। यहाँ डिस्टेंस एजुकेशन भी बोल दिया जाए तो तब भी ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि जो हम डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करते हैं उससे रिलेटेड है इग्नो। तो ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए हमें 1 के आगे लिखना है 2, 1 के आगे 2 कौन सी है, एक, यानी कि ए के सामने 2, ए के सामने 2 हमारे पास 2 ऑप्शन है देखिए यहाँ पर। अब इसका मतलब 2 ऑप्शन है, 2 आ गए ए और सी। अब इसके बीच में डिसाइड करना है बी के आगे क्या होना चाहिए, बी के आगे 3 होना चाहिए। तो बी के आगे 3 इसी ऑप्शन में नजर आ रहा है, सी के आगे 1 ये नजर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सो दिस विल बी द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। तो बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। क्लियर। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है ऑप्शन सी ही। अब देखिए NCERT वही चीज आ गई कि इंप्लीमेंट करता है पॉलिसी इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, और इग्नो जो है प्रमोट करता है, इंट्रोडक्शन करता है, ओपन यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। क्लियर। अगर UGC की बात की जाए तो वो क्या करता है, मर्जर करता है फॉर प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। क्लियर। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच प्रोग्राम सेट स्टार्टेड इन 1994। तो देखिए ये छोटे छोटे जो मैंने बोला भी है कि आज के वीडियो में भी और कल के वीडियो में भी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि इसका इस जो चैप्टर है सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एजुकेशन से ही रिलेटेड है। क्लियर। सो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको उन्हीं में से मिलेंगे इस वीडियोस में आपको। तो विच प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1994 ये बताना है। तो बेसिक नॉलेज यहाँ पर टेस्ट होती है आपकी।
कि ये पूरा आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील। अब चारों ऑप्शंस में हमें बताना है। तो देखिए, आपने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बहुत सुना होगा, मिड डे मील के बारे में बहुत सुना होगा आज के टाइम में, करंट टाइम में अगर आप बोले तो, लेकिन आपने इन दोनों के बारे में नहीं सुना। क्लियर? अभी के टाइम में, लेकिन आपकी बुक्स में ये चीजें हैं, लेकिन ये स्टार्ट पहले से हो चुकी चीज। आप अपने टाइम में अगर सोचे तो आप, अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको तुक्का लगाने की बात बता रही हूँ, क्योंकि ये अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो आपने टीवी में एड इसकी इन दोनों की बहुत बारी सुनी है। मतलब ये चीजें अभी कुछ सालों पहले ही करंटली स्टार्ट हुई है, इससे ये पता चलता है। अगर कभी भी क्वेश्चन में तुक्का भी लगाना है तो थोड़ी सी अपनी मेमोरी टेस्ट कीजिए कि कहां तक आप सोच सकते हैं। सीधा ही मत कहीं पे भी कोई भी ऑप्शन लगा कर आ जाइए, वो गलत सिस्टम होता है। थोड़ा सा आपको सोचना है कि कौन सी ऑप्शन हो सकती है। आंसर इस वे से आप दे सकते हो। तुक्का लगाने का मतलब ये नहीं होता कि सीधा किसी भी ऑप्शन को टिक कर कर आ गए। थोड़ा सा टाइम दीजिए क्वेश्चन को, समझिए कि उसमें क्या बोला जा रहा है। 1994 टाइम लिखा हुआ है, तो आप अब टीवी में एड इनके बारे में बहुत सुनते हो, तो ये चीजें जो है मतलब करंटली कुछ सालों पहले स्टार्ट हुई वाली है, तो इसका मतलब इन दोनों में आंसर होना चाहिए। तो आंसर मैं बता रही हूँ, लेकिन इन चीजों को आपको पता होना चाहिए। तो आंसर है इसका डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो आंसर है ऑप्शन ए। अब पढ़ते हैं इसको डिटेल में। आंसर है ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है स्पॉन्सर किया गया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, रिविटलाइज एंड यूनिवर्सलाइज द प्राइमरी एजुकेशन। इट वाज इनिशिएटेड इन 1994। मतलब कि रिविटलाइज यानी कि पूरे स्क्रैच से जो चीज स्टार्टिंग से शुरू की गई, मतलब बेसिक सारी चीजों के बारे में उनको स्टार्ट से शुरू किया जाए और यूनिवर्सलाइज किया जाए। सभी जगह जो है प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक ऑब्जेक्टिव बनाया गया। और यहाँ पर जो है ये चीज कब शुरू की गई, किस ईयर में, 1994। ये याद रखिएगा। अगर प्राइमरी एजुकेशन की बात होती है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम की बात चलती है, तो याद रखिएगा ये शुरू हुआ है 1994। और इनके ऑब्जेक्टिव्स भी, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है इनका टाइम पीरियड, कब ये स्टार्ट हुई, और एक फुल फॉर्म्स इनकी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ह्यूमन कैपिटल इज इन्वेस्टेड दैट ब्रिंग्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन लेबर, क्वांटिटी इंप्रूवमेंट इन लेबर, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो देखिए, ह्यूमन कैपिटल इन इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट दैट ब्रिंग्स। तो देखिए, ह्यूमन कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है कि जो क्या लाती है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट लानी चाहिए इन लेबर्स में, क्वांटिटी इंप्रूवमेंट लानी चाहिए, बोथ, दो दो चीजें, या नन ऑफ दीज। तो देखिए, अगर बात की जाए सबसे पहले क्वांटिटी की, जो रिलेटेड है किस चीज से, नंबर से। क्या ज्यादा से ज्यादा लेबर अगर मार्केट में आ जाए तो क्या वो हेल्पफुल है? उन पर अगर ज्यादा से ज्यादा कंपनीज उन्हें लाई जाए, उन्हें जॉब दी जाए, तो क्या ये चीज बेनिफिट है? बेनिफिट तो है, लेकिन नॉट मोर देन क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ये याद रखिएगा कि नॉट मोर देन, अगर हमने एक पर्सन को एम्प्लॉय कर लिया, कंपनी ने उसे जॉब दे दी, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई उसके पास स्किल्स नहीं है, तो वो क्या है, क्या उस पर्सन पर कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया, क्या उसके लिए वो बेनिफिशियल है? नहीं बेनिफिशियल। तो ये चीज उसके लिए बेनिफिशियल ही नहीं है। तो अगर बेनिफिशियल नहीं है, क्या वो काम करना चाहिए? तो ये मतलब नहीं होता कि बहुत ही सारे लोगों को जॉब दे दो, जॉब दे दो, ये कुछ ऐसा नहीं है। जॉब दो, नो डाउट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्री, बट मेन बात कहां पर आती है, क्वालिटी पर। अगर क्वालिटी पर्सन नहीं है आपकी कंपनी में, तो वो लॉन्ग टर्म इज नॉट अ बेनिफिशियल पर्सन, कुछ टाइम में चलेगा, बाद में फेल। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन लेबर। ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट कहां पर क्या लाती है, कौन सी चीज लाती है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो इसलिए कंपनीज को क्या सोचकर करनी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट, कि उनमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट लानी है, क्वांटिटी इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए। क्वांटिटी इंप्रूवमेंट भी जरूरी है, लेकिन
नॉट मोर देन क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जो चीज यहाँ पर पूछी जा रही है कि ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या लाती है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट लाती है। जॉब तो पहले दे देती है, क्वांटिटी तो ले आती है, लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट जो की जाती है उन पर क्वालिटी लाने के लिए की जाती है, याद रखिएगा। आंसर है ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ह्यूमन कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट दैट ब्रिंग। अब ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात की कि ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो लाती है क्या, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन लेबर। क्वालिटी ऑफ द लेबर फोर्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी, वही बात आ गई। Educated and healthy labor force can contribute better to a development of the nation। एक educated या फिर healthy labor जो है, labor force जो है, वही better contribute कर सकती है एक country की development के लिए। Clear? So now moving to the next question number 11। Physical capital refers to, बहुत easy question है। physical capital यानी कि जो चीज physically हमें दिखाई भी देती है, टच भी कर सकते हैं उसे। अब देखिए दो चीजें होती है, एक तो फिजिकल कैपिटल की बात की जा रही है, ह्यूमन कैपिटल का चैप्टर है, तो आपको बहुत सोच समझ कर आंसर देना है। सो क्वेश्चन क्या है, आप देखिए ऑप्शंस पर चलते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव स्किल्स। अब यहाँ पर स्किल्स की बात आ गई कि नंबर ऑफ पर्सन की बात आ गई। नंबर ऑफ पर्सन ऐसे एम्प्लॉय करने हैं, एक्वायर करने हैं जो कि इंक्रीज जिनके एक्वायरेंस से हमें क्या हो, स्किल्स मिले, जिनके पास स्किल्स हो। क्लियर? ऐसे पर्सन रिक्वायर करने कंपनी में, उनकी बात चल रही है। ऑप्शन बी बोल रही है कि स्टॉक शेयर्स ऑफ द कंपनी की बात चल रही है। अब तीसरे ऑप्शन पे बात चल रही है स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दिस या फिर टी। देखिए बहुत सोच समझ कर आंसर देना है। फिजिकल कैपिटल वो है जिससे प्रोडक्शन, जो जिस चीज की प्रोडक्शन एक्चुअली की जा सकती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन। चलते आंसर पर। सो आंसर है ऑप्शन सी, स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए फिजिकल कैपिटल क्या होती है, रेफर्स टू द मैन मेड गुड्स, जो मैन द्वारा, एक पर्सन जो मैन है उसके द्वारा बनाए गए गुड्स, दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो हेल्प करती है प्रोडक्शन प्रोसेस में। इट इज वन ऑफ द 4 मेन फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। अब ये जो है 4 मेन फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर एंड मशीनरी जो चीज होती है, मेन 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। क्लियर? सो लैंड, लेबर एंड कैपिटल में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है प्रोडक्शन, जो है प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब एग्जाम्पल क्या है इसकी, देखिए फिजिकल कैपिटल जो है प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है, कंप्यूटर भी हो सकते हैं। जिन जो एसेट हम यूज करते हैं कंपनी में, उन सभी ये जो यूज किए जाते हैं वो सबको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सो आईसीएमआर रेगुलेट्स द, अब आईसीएमआर क्या रेगुलेट करता है? सो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली इस लेसन में। एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर या हेल्थ सेक्टर। अगर आपको आंसर पता है अपना आंसर जरूर साइड में लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली ये। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज हेल्थ सेक्टर। चलते आंसर की तरफ। सो आंसर इज ऑप्शन डी, द इंडियन काउंसिल। अब इसकी फुल फॉर्म देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म पता नहीं होती, अगर आप इसकी फुल फॉर्म नहीं पता, तो आप इसका कभी भी हिंट नहीं लगा सकते कि हेल्थ सेक्टर के साथ रिलेटेड है, अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता। फुल फॉर्म अगर आपको पता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, इसमें वर्ड आ रहा है मेडिकल। सो मेडिकल वर्ड से आते ही आपको पता चल गया कि ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है चीज, तो आप इसका सीधा आंसर दे सकते थे। क्लियर? सो ये क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या है, अपेक्स बॉडी है इन इंडिया फॉर फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ एस्पेक्ट। तो देखिए जो हमारे पास ये ऑप्शंस है, एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हैं, बहुत सारे अलग अलग जो चीजें बनी हुई है, जैसे यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, अलग अलग बॉडीज बनी हुई है। बैंकिंग सेक्टर के लिए अलग है, टूरिज्म सेक्टर के लिए अलग है, जैसे हमने पढ़ा ना एजुकेशन सेक्टर के लिए यूजीसी है, एनसीईआरटी है, अलग अलग जो हमारे ये बॉडीज है बनी हुई है। तो ये आपको याद कर जरूर जानिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। ह्यूमन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ। अब देखिए ह्यूमन कैपिटल में कौन सी चीजें आती हैं, एंटरप्रेन्योर्स, बोथ वर्कर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स,
वर्कर्स या इंटायर पॉपुलेशन। तो देखिए बच्चों को यहाँ पर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा है अगर आपको प्रॉपर तरीके से इसकी डेफिनेशन नहीं पता। ह्यूमन कैपिटल में आप क्या लगा कर आ जाओगे, वर्कर्स लगाओगे या एंटरप्रेन्योर्स लगा दोगे या बोथ ऑफ लगा दोगे, लेकिन आपने कभी भी नहीं सोचना कि इंटायर पॉपुलेशन भी इसका आंसर हो सकता है। क्लियर? तो लेकिन इसका आंसर एक्चुअल में इंटायर पॉपुलेशन है। क्यों है? बढ़ते आंसर की तरफ सीधा। सो आंसर ऑप्शन डी ही है, इंटायर पॉपुलेशन। ह्यूमन कैपिटल में क्या चीज आती है? द इनहेरेंट एंड एक्वायर्ड स्किल सेट ऑफ इंटायर पॉपुलेशन। अब ये चीज जो है इसकी एक्चुअल में मेन डेफिनेशन में है कि ह्यूमन कैपिटल क्या चीज इंक्लूड करती है? इनहेरेंट, छुपा हुआ, इनहेरेंट जो उसे पीछे से अपने माता पिता से मिलती जो चीज होती है। क्लियर? तो इनहेरेंट या एक्वायर्ड स्किल सेट ऑफ इंटायर पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री जो होता है उसे बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल। हाउएवर एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यहाँ पर दिया ना था ऑन द जॉब ट्रेनिंग एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। बाकी चीजें नो डाउट इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये सिर्फ एनहांस करती है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल को, लेकिन जो इंक्लूड है ह्यूमन कैपिटल में, जो चीज हमें बोला गया कंसिस्ट मतलब इंक्लूड क्या है ह्यूमन कैपिटल में? ह्यूमन कैपिटल में कौन सी चीज इंक्लूड है? इनहेरेंट एंड एक्वायर्ड स्किल सेट ऑफ इंटायर पॉपुलेशन। क्लियर? तो अब एक्वायर्ड होता है जो चीज किसी से ली गई हो, सीखी गई हो, लेकिन इनहेरेंट होता है जो हमें पीछे अपने माता पिता से जो इनहेरेंट मिलती है। क्लियर? अंदर से जो होती है पहले से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, अ मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया इज। अब यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मेजर प्रॉब्लम्स कौन सी है? अब इसका मतलब प्रॉब्लम के बारे में पूछा गया, कोई तीन ऑप्शंस जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसी होगी जो प्रॉब्लम है। ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर बताना है। ऑप्शन ए इज राइजिंग पॉपुलेशन, डेवलप टेक्नोलॉजी, राइजिंग प्राइसेस, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो देखिए अब नाम से आपको पता चल रहा है सीधा सीधा आंसर। तो देखिए डेवलप्ड एक टेक्नोलॉजी, अगर डेवलप हो गई टेक्नोलॉजी, वो यहाँ पर चीज क्या मेजर प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल में? नहीं है। राइजिंग प्राइसेस भी नहीं है, डिवैल्यूएशन भी नहीं है करेंसी का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला वो क्या है? राइजिंग पॉपुलेशन है। चलते हैं आंसर की तरफ, फिर इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो है कॉन्टिन्यूसली एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एज देयर इज अ स्कोप ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जिसमें क्या है? स्किल डेवलप होते हैं हमारे, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी होती हैं, लेकिन बेटरमेंट, देखिए चेंजेस इन टेक्नोलॉजी जो है इसकी फॉर्मेशन में, इसके स्कोप में है, नॉट ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसको करने वाला, पीछे टेक्नोलॉजी चेंज करने वाला कौन है? पर्सन ही है, मैन ही है। क्लियर? तो वो इसके स्कोप में है, ना कि प्रॉब्लम है। बेटर एजुकेशनल एंड हेल्थी फैसिलिटीज जो है ये सारी चीजें क्या है? स्कोप है इसके फॉर्मेशन में। ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन के जो है ये सभी चीजें क्या है? स्कोप है। लेकिन अगर बात की जाए इसकी प्रॉब्लम की, तो राइजिंग पॉपुलेशन इसकी प्रॉब्लम बन जाती है। ब्रेन ड्रेन, यानी कि जो चीज यहाँ से माइग्रेट होकर जो डेवलप कंट्रीज में चले जाते हैं, और हमारे लेवल का, हमारी कंट्री को जो डेवलप कर सकता है यूथ है, वो बाहर के कंट्री में चला जाता है, और वहां पर जाके उसका हैवी लोड वर्क से ब्रेन ड्रेन होता है। तो ये सारी चीजें, राइजिंग पॉपुलेशन, ब्रेन ड्रेन, डेफिशिएंट मैन पावर, प्लानिंग, इनएफिशिएंट ऑन जॉब ट्रेनिंग इन द प्राइमरी सेक्टर जो होती है, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले फैक्टर्स ही यही है। तो ये ह्यूज चैलेंजिंग, स्पेशली इन इंडिया, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले फैक्टर्स हैं। where there is a increase in number of people below poverty line। अब देखिए पॉवर्टी से रिलेटेड चीज बोली गई है कि यहाँ पर ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन से बिलो बहुत सारे लोग रहते हैं, और दिन ब दिन पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से, ये सारे फैक्टर्स की होने की वजह से पॉवर्टी लाइन में जाने वाले लोगों के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, और ये जो है डिपेंड हो जाते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा फिर गवर्नमेंट पर, अपनी बेसिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए भी। क्लियर? तो ये मेन एक्चुअल में प्रॉब्लम्स है, नॉट यहाँ पर जो ऑप्शन में हमारे पास तीन जो गिवन है। क्लियर? एक्चुअल में ये स्कोप है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। क्लियर? So now moving to the last question of this lesson and last question of this MCQ series.
नवोदय विद्यालयs were established to give modern education of a good standard to talented students in। तो देखिए, अब ये जो नवोदय विद्यालय है ना, बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो उठाया गया है इससे। इसके बहुत ही क्वेश्चंस एक्चुअल में बन सकते हैं। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इसीलिए एक ही क्वेश्चन डाला गया, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। सो इसका ये जो बेसिक क्वेश्चन है रिलेटेड विद किस चीज से है, इसका एक्चुअल में बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। नवोदय विद्यालय जो है एस्टेब्लिश किए गए मॉडर्न एजुकेशन जो है ऑफ ए गुड स्टैंडर्ड की जो है टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन किस चीज में किए गए, रूरल एरियाज में किए गए, अर्बन एरियाज में किए गए, नन ऑफ दिस में किए, नन ऑफ दिस ऑप्शन का आंसर है, यहाँ बोथ ऑफ दिस है, तो आंसर है इसका रूरल एरियाज। चलते हैं आंसर की तरफ। सो आंसर क्या है इसका, रूरल एरियाज। नवोदय विद्यालय cater टू द रूरल टैलेंट इन इंडिया। देखिए नवोदय विद्यालय का काम क्या है, केटर करना, इकट्ठे करना रूरल टैलेंट जो है इंडिया का उनको। और दे वर एस्टैब्लिश्ड एवरी डिस्ट्रिक्ट विद द पर्पस ऑफ बाय प्रोवाइडिंग अ लेवल ऑफ प्लेइंग ग्राउंड टू द चिल्ड्रन ऑफ द रूरल एरिया। अब ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश किए गए हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे एक लेवल ऑफ प्ले ग्राउंड टू द चिल्ड्रन ऑफ द रूरल एरिया। क्लियर, ये स्पेशली रूरल टैलेंट को इकट्ठा करने के लिए किए जा रहा एक प्रोग्राम है कि उनमें क्या क्या टैलेंट है वो पता लगा सके और उनको आगे लेकर जा सके। क्लियर, सो ये थे हमारे आज का लेसन, और ये सारी एमसीक्यूज यहाँ पर हमारी सीरीज खत्म होती है। होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छी लगी है ये सारी सीरीज तो आगे भी शेयर कीजिए विद दिस चैनल के साथ। अगर आप न्यू जुड़े हैं तो ऐसे ही आपको आगे आने वाले लेसन्स में बहुत अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और आगे भी शेयर कीजिए कि और लोगों की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक्स के साथ कल फिर से। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियोस।